कल हमने पॉलीडिया द्वारा अलैंगिक जन्म देख लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जन्म। इसके द्वारा चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक, अब देखो, जो चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म होता है, तो चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जन्म शैवालों में पाया जाता है। चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म किसे पाया जाता है? शैवालों के अंदर पाया जाता है। इसमें शैवाल क्या होते हैं? शैवाल चलनशील होते हैं। चलनशील का मतलब है कि शैवालों के ऊपर पाई जाती है। जैसे ये एक शैवाल बनाया मैंने और इस शैवाल के ऊपर क्या पाई जाएगी? ये ऐसी गति करने के लिए इस प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। इस रेशों को बोलते हैं हम कशाभिकम। इन रेशों को क्या बोलते हैं? इन रेशों को बोला जाता है कशाभिकाएं। आगे बात समझ में? कशाभिकाओं का मतलब क्या होता है कि यदि किसी जीव के शरीर पर गिनती के रेशे हों, यदि किसी जीव के शरीर पर क्या हो? गिनती के रेशे हो, 2 4 5 जितने हम गिन सकते हो, 5 7 जितने भी रेशे होंगे, तो उन रेशों को हम क्या बोलते हैं? कशाभिकाएं कहते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड साथ के साथ देखो इसमें, पक्षमाभिकाएं। ये पक्ष, ये पैरामीशियम बनाया था मैंने कल भी, इसके पहले वाली जो क्लास थी। इसके शरीर पर बहुत सारे रेशे पाए जाते हैं। जब किसी जीव के शरीर पर बहुत सारे रेशे पाए जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पक्षमाभिकाएं। तो उन्हें बोलते हैं पक्षमाभिकाएं कहते हैं, ठीक है। जो कशाभिकाएं होती हैं उनमें तो तरंगीय गति पाई जाती है और इनमें दोलनीय गति पाई जाती है। तरंगीय गति से मतलब जब भी ये गति करेंगे तो इस प्रकार लहर के रूप में गति करते हैं, और दोलनीय गति से मतलब है कि जैसे मैं गाड़ी, वो घड़ी का दोलन समझ लो आप लोग, घड़ी का दोलन इस प्रकार से जब वो घड़ी का दोलक होता है वो इधर गति करता है, इधर गति करता है, ऐसे गति करता है, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं दोलनीय गति। या फिर जो सोचो कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप लोगों के बाल पीछे के साइड उड़ते हैं। अगर मैं इस दिशा में गाड़ी चला रहा हूँ तो बाल पीछे के साइड उड़ेंगे, अगर मैं इस दिशा में गाड़ी चला रहा हूँ तो बाल इस साइड उड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी गति होती है? दोलनीय गति। तो अभी अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, बस कशाभिका और पक्षमाभिका के बारे में बताना था, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें पाया जाता है? शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। और शैवाल क्या होते हैं? चलनशील होते हैं। चलनशील का मतलब है कि इनमें गति करने के लिए क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं पाई जाती है। यदि किसी शैवाल के अंदर लगभग 8 चल बीजाणु बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 8 से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 लगभग ज्यादा है, ठीक है। यदि 8 चल बीजाणु का निर्माण होता है, यदि किसी शैवाल के अंदर 8 चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो उस शैवाल को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। यदि इनके अंदर 8 से अधिक चल बीजाणुओं का निर्माण हो, सॉरी
अगर 8 का ही निर्माण हो तो इन्हें तो बोलते हैं हम ध्रुव बीजाणु, बड़े आकार के होंगे, ठीक है। और ये 16 संख्या में अधिक है तो ये क्या होंगे, छोटे आकार के होंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को बात समझ में, जो चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म होता है वो किन में पाया जाता है, शैवालों के अंदर पाया जाता है। और शैवाल तो किस प्रकार के होते हैं, हमेशा शैवाल चलनशील होते हैं, ठीक है ना। और गति करने के लिए इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें गति करने के लिए कशाभिकाएं पाई जाती है। इनमें गति करने के लिए क्या पाई जाती है, ये इस प्रकार की कशाभिकाएं पाई जाती है। यदि किसी शैवाल के अंदर 8 चल बीजाणुओं का निर्माण होता है तो उन्हें ध्रुव बीजाणु, यदि 8 से अधिक चल बीजाणुओं का निर्माण होता है तो उन्हें लघु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास नामक एक शैवाल है, इस शैवाल का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 नोट लिखने हमें। एक नोट है, यूलोथ्रिक्स नामक एक शैवाल है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, शैवाल, ठीक है। ये यूलोथ्रिक्स नामक जो शैवाल है इसमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अभी मैंने बोला था कि सभी शैवालों के अंदर क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है, ऐसा बोला था। लेकिन अपवाद है, यूलोथ्रिक्स नामक जो शैवाल है उसमें क्या है, कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जब इसमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो इसे पामेला अवस्था कहते हैं। तो कौन सी अवस्था बोलते हैं इसे, पामेला अवस्था कहते हैं, याद रखना इसको। दूसरा नोट है इसके अंदर, प्रोपियंस नामक एक कवक है, शैवाल नहीं है, कवक है। प्रोपियंस नामक क्या है, एक कवक, ठीक है। जैसे ये प्रोपियंस कवक के ऐसे बना दी, तो इन प्रोपियंस नामक जो कवक होते हैं, ठीक है, इन कवक के ऊपर ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, या छोटे छोटे उभार बन जाते हैं। इन उभारों को हम क्या बोलते हैं, ओइडिस कहते हैं। इन उभारों को हम क्या बोलते हैं, इन उभारों को हम बोलते हैं ओइडिस, ठीक है। ये ओइडिस क्या करेंगे, ये ओइडिस कवक तंतुओं से अलग होकर, ये ओइडिस ये कवक तंतुओं से क्या हो गए, अलग होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों के, इसको एक मिनट देखो आप लोग, थोड़ा बहुत पढ़ने के हिसाब से भी सॉरी भाई बच्चों, मैंने माइक तो लगाया ही नहीं था, बिना माइक के ही पढ़ा रहा था, तो आवाज नहीं आ रही होगी, सही है, नहीं है, आ रही थी क्या आवाज, आवाज आ रही थी क्या, अब आएगी आवाज तो। मैं इसको एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन, तो चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन किन में पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है, ठीक है। शैवाल क्या होते हैं, चलनशील होते हैं। चलनशील का मतलब है कि इनमें गति करने के लिए क्या पाई जाती है, ये ऐसे कशाभिकाएं रेसे पाए जाते हैं। तो गति करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। यदि किसी शैवाल के अंदर 8 चल बीजाणुओं का निर्माण होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं।
यदि 8 से अधिक 8 या 16 चल बीजाणुओं का निर्माण हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, अब इसका अभी मैंने बताया कि सभी जो शैवाल होते हैं उनमें लगभग क्या पाई जाती है, कसाभिकाएं पाई जाती है, लेकिन जो यूलोथ्रिक्स नामक जो शैवाल है उनमें क्या होगी, कसाभिकाएं नहीं पाई जाती। और जब कसाभिकाएं नहीं पाई जाती तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, पामेला अवस्था कहते हैं। और एक कवक है, क्रोपियंस नामक एक कवक है, ये रहा कवक का तंतु। यदि ये क्रोपियंस नामक कवक का तंतु क्या करता है कि ये पोषक पदार्थों को ग्रहण करके इसके शरीर पर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, तो ये उभार क्या कहलाते हैं, ओइडिस कहलाते हैं। तो कवक तंतुओं से जितने ओइडिस अलग होंगे उतने ही नए कवक तंतुओं का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या पढ़ा आज हमने, ये पढ़ा चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोलो। नहीं सर, ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। मार्कर में इंक डालना। अब देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जूस्पोर और युग्मनज में अंतर बताइए। अब हमें जूस्पोर, कल मैंने जूस्पोर की संरचना ऐसी बनाई थी, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया हो, घर पे नोट्स उतारे हो, पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे सही, और नहीं पढ़ने वालों को कितना ही कह दो वो नहीं पढ़ेंगे। ये रहा जूस्पोर और ये रहा युग्मनज। ऐसा डायग्राम, ऐसा चित्र हमने पहले भी बनाया था जूस्पोर का, और युग्मनज का ऐसा चित्र पहले भी बनाया था। ठीक है, अब देखे कोई ना कोई मुझे इसका आंसर दो, कौन देगा? कोई डिफरेंट बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते? ठीक है साहब, मैं ही बता देता हूं। अब देखो पहला अंतर आप लोगों को बताया था कि जो जूस्पोर होते हैं वो कब बनते हैं, अलैंगिक जनन से बनने वाली संरचना है। यह क्या है, यह अलैंगिक जनन से बनने वाली संरचना है। आप लोगों को बताया था मैंने कल अलैंगिक जनन में। अब युग्मनज कब बना था, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बना था, और दो जीवों का संलयन हो तो वो दो जीवों का संलयन कब होगा, लैंगिक जनन में होता है। ठीक है, तो यहां पहला पॉइंट क्या हो गया, यह लैंगिक जनन से बनने वाली
संरचना है। आगे बात समझ में, ये तो अलैंगिक जनन से बनने वाली संरचना है और ये लैंगिक जनन से बनने वाली संरचना है। उसके बाद दूसरा अंतर देखो आप लोग, इसमें तो आप लोग देख रहे हो कशाभिकाएं पाई जा रही गति करने के लिए, और इसमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, कशाभिकाएं पाई जाती है, और इधर क्या हो जाएगा, कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब ये तो क्या है, गतिशील होता है, क्योंकि इसमें तो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, तो ये क्या करेगा, गति करेगा। तो ये क्या है, गतिशील होता है, और ये गतिशील नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग ये पूछोगे कि सर युग्मनज फिर वो अंडाशय से, फिर वो अंडवाहिनी से गर्भाशय से तक भी तो आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, गति करता हुआ ही तो आ रहा होगा। वो गति करता हुआ नहीं आता है, वो वहां द्रव होता है, तो द्रव के अंदर जब वो द्रव आगे बढ़ता है तो उस द्रव में धीरे 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 लुढ़कता हुआ, और जब उसकी कोशिकाएं बनती जाती है तो वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, तो वो स्वयं गति नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे समझ में आप लोगों को तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट भी आप लोगों को सामने दिख रहा होगा बिल्कुल, ये जो संरचना होती वो N, और ये जो संरचना होती है युग्मनज वो होती है 2N, मतलब जो जूस्पोर होते हैं ये अगुणित संरचना है। आगे बात समझ में, N दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और यह द्विगुणित संरचना है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ये तो क्या है, अगुणित संरचना है, और ये द्विगुणित संरचना होती है। जो युग्म जो जूस्पोर है वो तो अगुणित, और जो युग्मनज है वो द्विगुणित। आप लोगों को बताया भी था मैंने पहले, युग्मनज बना था तब। ठीक है, तो शुक्राणु अंडाणु NN जुड़ेंगे तो 2N बनेगा, और यहाँ पर जो जूस्पोर था वो एक ही जनक कोशिका से, अगुणित कोशिका से बना था, तो अगुणित कोशिका से बना, इसलिए ये क्या होता है, अगुणित ही होता है। ठीक है, पांचवा अंतर एक और देखो, इसके निर्माण में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था मैंने कि समसूत्री विभाजन के द्वारा, जैसे एक कोशिका ये N है, तो इसमें क्या होगा, दो भागों में बटेगी, तो दो भागों में बट रही है, तो लेकिन इसमें जो बनने वाली कोशिका है ये दोनों भी कौन सी है, N वाली है। तो यहां पर कौन सा विभाजन हुआ होगा, आप लोगों को मैंने समसूत्री की परिभाषा बताई थी कि ये जनक कोशिका से उत्पन्न संतति कोशिका में, ये जनक कोशिका है और जनक कोशिका से ये उत्पन्न संतति कोशिका है। ठीक है, तो जनक कोशिका से उत्पन्न संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही हो तो समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर जनक कोशिका, इसके जनक कोशिका कौन सी थी, अगुणित N वाली थी, और संतति कोशिका भी कैसी बनी, N वाली, तो इसमें कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि यहां पर इसके निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप लोगों को मैंने बताया था नर ये कौन सी अवस्था में होता है, 2N अवस्था में, और मादा भी कौन सी अवस्था में होती है, 2N अवस्था में। जो नर है उसमें वृषण, ये नर जनन अंगी है, ये भी कौन सी अवस्था में, 2N अवस्था में, और मादा के अंदर अंडाशय, ये भी कौन सी अवस्था में, 2N अवस्था में। इन दोनों में कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिसके द्वारा वृषण से तो क्या बने थे, शुक्राणु बने थे N, और इससे क्या बने थे, अंडाणु बने थे N, और इस N और N का संलयन हुआ था, और किसका निर्माण हुआ था, युग्मनज का निर्माण हुआ था। तो युग्मनज के निर्माण में कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसके निर्माण में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद चल ये तो बता ही दिया।
ये गतिशील होते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये चल होते हैं। ये गतिशील नहीं होते तो ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। ठीक है, तो ये युग्मनज और जूस्पोर के अंदर अंतर। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक है साहब, अब एक और क्वेश्चन है इसमें, अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। अभी मैंने अर्धसूत्री विभाजन को समझाया था, तो वैसे के वैसे यहां पर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, जो अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। ठीक है, अब जो जीव द्विगुणित होते हैं, अब कौन सा जीव है द्विगुणित, हमारे पास तो ये नर ही है द्विगुणित।